हाँ जी, क्लास 12 चैप्टर 8 केमिस्ट्री डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब पुरानी बुक में चैप्टर 8, नई बुक में चैप्टर 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर आपका। ध्यान से सुनना बच्चों। डी ब्लॉक एलिमेंट में पहला टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन व्हिच लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है सैंडविच, तो ये एस और बी के बीच में बंद रहते हैं, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो जो पी ब्लॉक था, जो आपने 11th में ही पढ़ा है और 12th में तो डिलीट हो गया, जो पी ब्लॉक है उसको हमने ग्रुप वाइज पढ़ा है। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन जो डी ब्लॉक है उसको ग्रुप वाइज नहीं पढ़ना। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक है, लेकिन उसे ग्रुप वाइज हमें स्टडी नहीं करना, उसे हमने पीरियड वाइज पढ़ना है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड 3D सीरीज। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक को 3D सीरीज कहते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। वो आपको बताया था ना, स्टूडेंट टीवी वीसीआर मत फेंको पीतल में। निकल, कॉपर, जिंक को क्या कहते हैं? पीतल। 3D सीरीज इज फर्स्ट सीरीज। नेक्स्ट इज 4D सीरीज। सेकंड सीरीज इज 4D सीरीज। यट्रियम से लेकर कैडमियम तक 3D सीरीज है। फिर आपकी थर्ड सीरीज इज 4D, ये आपकी 5D सीरीज। 3D, 4D, 5D, 6D, 4 सीरीज में डिवाइड है। आपके कोर्स में ये नहीं है, ये वाला सीरीज नहीं है 4D सीरीज। आपके में सिर्फ 3 सीरीज है, 3D, 4D, 5D। उसमें से भी जो आपको मेन पढ़ना है वो 3D सीरीज ही पढ़ना है। मतलब ज्यादातर सारे क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी सब 3D सीरीज पे आएंगे। एक आध दो क्वेश्चन है जो आपके 4D और 5D पे आएंगे। ये दोनों सीरीज इसलिए पढ़नी है, मतलब इन दोनों को इसलिए इसमें बताया गया कि जो 3D सीरीज का, ध्यान सुनना, जो ये आपकी ये वाली सीरीज है 5D का जो पहला एलिमेंट है लैंथेनम, आप देख रहे हो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? यहाँ यट्रियम का कितना है? 39। अगला क्या आ रहा है? 40। लगातार चल रहा है ना। लेकिन इधर देखो 57 के बाद क्या आ रहा है? 72। अगला देखना, 6D सीरीज का पहला एलिमेंट है एक्टीनियम, एटॉमिक नंबर 89 आना चाहिए 90। क्या आ रहा है? समझ रहे हो? इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है, लेकिन ये यहाँ के इनके हिसाब से लैंथेनम और एक्टीनियम से F ब्लॉक एलिमेंट्स बने। मैंने आपको इलान में बताया था, लैंथेनम और एक्टीनियम, लैंथेनम से बना लैंथेनॉइड, एक्टीनियम से बना एक्टेनॉइड, वो F ब्लॉक। तो जो F ब्लॉक सीरीज है वो 57 के बाद 58 F ब्लॉक में, 89 के बाद 90 F ब्लॉक की दूसरी सीरीज। F ब्लॉक में 2 ही सीरीज है, F ब्लॉक जो अपने पढ़ेंगे हम, तो इसके बाद 58, 59 वहां है, 89 के बाद 90, 91 उधर है F ब्लॉक में, 2 सीरीज वहां है। तो हमने ये इसलिए इन्होंने 3D और 4D के बारे में, इधर आपकी 5D और 6D सीरीज यहाँ पे इसलिए रखी हुई है। इन दोनों को, इनके आपके कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मैच करते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर वहां से मैच करते हैं। प्रॉपर्टी इनकी इधर मैच करेगी कहीं कहीं, और लेकिन एटॉमिक नंबर उधर करते हैं। तो इस इनसे वो F ब्लॉक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पढ़ा है। अच्छा, तो हमने 3D सीरीज के बारे में पढ़ना है मेनली। तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बेसिक याद रख लेना कि भैया ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, n-1d, ये जो 10 लिखा है ये 1 से 10 है, और ns 1 से 2 है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो खैर इन्होंने कैडमियम इन सबकी बताई है। कितनी है? n-1d ये है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। n-1d 1 to 10, ns 1 to 2, ये हर डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब जो डी ऑर्बिटल का n होता है वो s से कम होता है, इसलिए अगर ये 4s होगा तो ये 3d होगा, अगर ये 5s होगा तो ये 4d होगा, 5s होगा तो ये 4d होगा। मतलब ये वाला d n से, इससे s से कम होगा। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है बेटा, तो जरा ध्यान से सुनना। अब जैसे ये 2 क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, स्कैंडियम का 21 है। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन में 3D 1 आता है लास्ट में, जिंक में 3D 10 आता है। तो इसके तो सारे भरे हुए हैं, तो इसको नोबल गैस में क्यों नहीं रखते? डी, इसको यहां क्यों रखते हैं? क्वेश्चन ये है कि जिंक का एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, तो जिसके ऑर्बिटल सारे फिल्ड होते हैं उसको तो नोबल गैस में रखना चाहिए, तो उसको यहां क्यों रखते हैं? तो इसका रीजन ये है कि ग्राउंड स्टेट में तो ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है ये, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जबकि नोबल गैस तो लूज गेन करते नहीं है।
है ना। तो क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन डी से मैच करती है और ये रिएक्टिविटी इंडेक्स शो करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए इनको जिंक वगैरह को डी ब्लॉक में रखा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में डी आता है। लिखा है नहीं, इट इज, बट इट इज नॉट रिगार्डेड व्हाई ऑन व्हाट ग्राउंड वी कैन से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्दो इट इज फुली फिल्ड। तो आप ट्रांजिशन में इसको, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, because of its configuration it is not regarded as transition element, but because it can lose electrons and it may have some space in the d orbital, इसलिए इनको d ब्लॉक में रखा जाता है। तो d ऑर्बिटल में क्यों रखा जाता है, ये सवाल था। ठीक है, इनको d ऑर्बिटल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनकी तो कॉन्फ़िगरेशन d से मैच करती है, दूसरा ये d में स्पेस बना सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज करके स्पेस बना सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि ऐसे ही सिल्वर के भी पूरे भरे हुए, फिर क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? सिल्वर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। सिल्वर अगली वाली 4d सीरीज में आता है, लास्ट वाला एलिमेंट। ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और अब ऑक्सीडाइज हो सकता है कि डी में स्पेस बना सकता है। तो जिसके पास भी अवेलेबिलिटी, डी के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी लूज या ग्राउंड स्टेट में नहीं होता, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लूज करने के बाद डी में खाली जगह बना ले, तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मेन ये चैप्टर यहां से शुरू होता है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जरा ध्यान से सुनना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये है, ये आपकी स्कैंडियम वाली सीरीज है, सबसे पहले वाली टाइटेनियम वाली। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। देखो सबसे ज्यादा टंगस्टन का है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन, ये W माने टंगस्टन, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है ना टंगस्टन का, पिघलता नहीं है, इतनी हीट आती है, जलता रहता है फिर भी पिघलता नहीं है। तो पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन का। सो ऑल दीज एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। रीजन क्यों होता है इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? इनका साइज बहुत स्मॉल होता है। ध्यान से सुनना, ये सारे रीजन याद रखना। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत स्ट्रांग होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। क्यों स्ट्रांग होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। ये सब बातें याद रख लो। केमिस्ट्री में कहानी के नंबर नहीं मिलने हैं, आपको उतने ही नंबर मिलने हैं। 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, हर 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क का चैप्टर आएंगे तो 5 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के। तो आपको लिखने होते हैं की पॉइंट्स, पेंसिल ले जाना और जो लिखना उसको अंडरलाइन कर देना। पूरा एकदम पैराग्राफ लिखने की जरूरत ही नहीं है, उनको की पॉइंट चाहिए, उतना ही देख के उतना ही नंबर देंगे। बोलो व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। अब बोलो व्हाई दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ n-1d एंड ns ऑर्बिटल। ये सारे s और d पास पास रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई दे हैव स्ट्रॉन्ग हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका भी सेम रीजन है, ओवरलैपिंग ऑफ बाहर वाले 2 ऑर्बिटल। कौन थे? n-1d और ns ऑर्बिटल की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग भी ज्यादा होती है और दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। याद हो गया? ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी खत्म। अगली प्रॉपर्टी आ जाते हैं साइज पर। एटॉमिक साइज देखो जरा, ये आपका ये तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। देखा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ रहा है फिर घट जाता है बाद में। अच्छा, ये इनका ट्रेंड था। साइज, ध्यान से सुनना, साइज का ट्रेंड। एटॉमिक साइज का ट्रेंड ये है, इनका साइज पहले लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो डिक्रीज होता है। साइज ध्यान से देखना, साइज डिक्रीजेस अप टू द मिडल, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम, स्लाइटली इंक्रीजेस एट द एंड। ये साइज, ये देखो, ये साइज का ग्राफ है। साइज डिक्रीजेस अप टू द मिडल, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम, स्लाइटली इंक्रीजेस एट द एंड। पहले डिक्रीज हो रहा साइज, थोड़ी दूर सेम रहा, लास्ट में थोड़ा सा बढ़ गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पहले वाले के पास होता है जी, जैसे थर्ड ऑर्बिटल की बात करें, पहला होता है 3d1, फिर 3d2, 3d3, 3d4, 3d5।
जैसे तुम बीच में आते हो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 3d5, उसके बाद आएगा 3d6, 5 में तो सारे के सारे भर गए, 5 में क्या हो गया, कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया, कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया। तो जब बीच में आ गया आप 3d5 पे आ गए तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगला 3d6 आएगा, तो ये जो छठा इलेक्ट्रॉन है ये शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, छठा इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को बचाता है अंदर अट्रैक्ट होने से, तो जब बचाएगा तो साइज और फर्दर डिक्रीज नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ी दूर तक कांस्टेंट रहता है साइज, थोड़ी दूर तक कांस्टेंट रहेगा। फिर जैसे जैसे पेयरिंग शुरू होती है, यहां से पेयरिंग शुरू हो जाती है तो इसलिए साइज घटना बंद हो जाता है आगे। फिर जैसे जैसे पेयरिंग शुरू होती है तो सारे इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, बाहर वालों को बचाते हैं, अंदर न्यूक्लियस की तरफ नहीं खींचने देते, तो साइज थोड़ी दूर तक कांस्टेंट रहता है। लास्ट में ये शील्डिंग की वजह से ही लास्ट में साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए तो साइज वैसे ही बढ़ा, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो साइज डिक्रीजेस अप टू द मिडल, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम, देन स्लाइटली इंक्रीजेस ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का चार्ट इसका उल्टा कर लो, साइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता है क्या होता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जिसका साइज छोटा होगा उसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसका साइज बड़ा होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो उसका जो ग्राफ था उसका उल्टा कर लो, उसका ग्राफ ऐसे का नहीं ऐसे बढ़ा, इसका उल्टा करो क्या होगा, उल्टा। इसमें साइज डिक्रीज हो रहा था तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, लास्ट में कम हो जाएगी। देखो ग्राफ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ग्राफ ऊपर गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटमाइजेशन ऑलमोस्ट सेम ही चलता है, पहले इंक्रीज होता है थोड़ी देर कांस्टेंट रहता है फिर डिक्रीज हो जाता है। इसी के ग्राफ का उल्टा बना देना, ये जैसे था ना इसका उल्टा ऐसे बना के यूं कर देना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज का उल्टा चलेगा आपका। आप देखो खुद ही, ये देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का चार्ट है, देखो 631 बढ़ रहा है ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, 631 656 50 53 770 700 बढ़ रहा है ना, फिर देखो कम होने लग गया, कम होने लग गया, लास्ट में फिर बढ़ गया हल्का सा उल्टा, है ना। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है फिर थोड़ी दूर कांस्टेंट रहती है, देखो थोड़ी दूर कांस्टेंट है, 50 53 ज्यादा कोई फर्क नहीं है, फिर है ना, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज होने लग गई, इधर इधर बढ़ने लग गई, फिर डिक्रीज होने लग गई, लास्ट में स्लाइटली इंक्रीज हो गई। ठीक है, अच्छा ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, 3D की बारे में हम बात करेंगे। ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, 1 से लेकर 7 तक शो करते हैं 3D वाले, जो बाकी है वो 1 से 8 तक शो करते हैं। शो का मतलब ये हो गया 1 के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और 7 के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, मतलब 7 भी अटैच कर सकता है एक बार में, 7 बॉन्ड भी बना सकता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो 3D वाले 1 से लेकर 7 तक बॉन्ड बना सकते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, कॉमन मतलब जो सब बनाते हैं, ज्यादातर सब लोग +2 बना रहे हैं, एक को छोड़ के इस कैडमियम को। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो करता है 2 से 7, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कौन बना सकता है, मैग्नीज, 2 से लेकर 7 तक कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मतलब डी ब्लॉक में ऑस्मियम शो करता है 1 से 8, इससे भी ज्यादा, इसके बाद एक नहीं है, ऑस्मियम एक एलिमेंट है वो 1 से 8 तक शो करता है। तो बोले 3D में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, मैग्नीज की, और पूरे डी ब्लॉक में किसकी, ऑस्मियम की। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इतना याद रखना है आपने। एक चीज और याद रखनी है कि जो ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आगे जाते जाते इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब कम स्टेबल होते हैं इनके जो 2 वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड को, अब मैं बोला टाइटेनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में कौन ज्यादा स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल, वो जल्दी क्लोरीन लूज कर देगा। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा उसके बाद जरा इनके मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी तो मैं बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगला यही क्वेश्चन है कि विच 3D सीरीज हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, मैग्नीज। क्यों, क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स और डी ब्लॉक में, उसके डी ब्लॉक में बहुत सारी जगह होती है, 1 से लेकर 5 तक, 5 तो डी ब्लॉक में ही होती है, 2s वाले भी लूज कर देते हैं तो 2s के पास भी बन जाती है, तो 7 तक चला जाता है वो, बीच में p होता है, p भी लूज कर सकता है, तो ये 2 से 7 शो करता है मैग्नीज। अगला ट्रेंड्स इन M2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माने वोल्टेज, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें 2 रॉड होती थी, एक जिंक की रॉड होती थी, कॉपर की रॉड होती थी, दोनों डी ब्लॉक के, जिंक भी कॉपर डी ब्लॉक का है,
कॉपर भी डी ब्लॉक का है। तो आपने पढ़ा था कि लेफ्ट वाली जो होती है जिंक वाली, उसमें नेगेटिव वोल्टेज आती है और राइट वाले पे कैसी वोल्टेज आती थी, पॉजिटिव आती थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है ना, ये नेगेटिव वोल्टेज आता था, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आता था। तो जब वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके वोल्टेज जनरेट करते हैं उसे M2+/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो वोल्टेज आती है। तो आप देखो जो डी ब्लॉक वाले हैं सबकी नेगेटिव वोल्टेज है, देखो जीरो से नीचे है सबकी, सिर्फ एक कॉपर को छोड़ के, कॉपर जीरो से ऊपर है। कॉपर की वोल्टेज पॉजिटिव में होती है +0.34 वोल्ट। कॉपर इकलौता, ये एक्सेप्शन ही याद रखना है, सभी के 2+ में नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, सिर्फ कॉपर को छोड़ के। कॉपर कितनी वोल्टेज दे रहा है, 34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। तो क्यों, ये रीजन लिखा है ब्रैकेट में, बिकॉज ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कॉपर एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये होता है एटमाइजेशन, कितनी हीट दे दो कि वो अपने आयनिक स्टेट में चला जाए, एटम से वो गैसियस स्टेट में चला जाए। और हाइड्रेशन एंथैल्पी लो, मतलब पानी में डालने पे जो एनर्जी निकलती है उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो इसकी लो हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाई एंथैल्पी ऑफ, ये याद कर लेना बेटा, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से कॉपर की पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जिसकी नेगेटिव ई नॉट वैल्यू वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब रिड्यूसिंग है सिर्फ कॉपर को छोड़ के। कॉपर Cu2+ एकमात्र ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बाकी सब रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सबकी नेगेटिव ई नॉट वैल्यू है। ठीक है, अपने 2+ स्टेट में। ये 2+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, फिर 3+ का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये 3+ का है। 3+ का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी याद रखना, टेबल 8.2 में इन्होंने बताया हुआ है 3+ की वैल्यूज। आप ट्रेंड याद कर लो, देखो इधर है यहाँ पे, मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ। देखो ये 3+ वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। 3+ में देखना, मतलब जब वो एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे, तो आप देखो ये शुरू के 3 है, स्कैंडियम, स्कैंडियम की तो है ही नहीं, ये वो है। स्कैंडियम के बाद क्या था, टाइटेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम की नेगेटिव है, बाकी इनकी पॉजिटिव है, और उनकी है ही नहीं, वो तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करते वो। ठीक है, तो ये याद कर लेना, इनकी नेगेटिव है, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव। 2+ वाले की तो खाली कॉपर की पॉजिटिव थी, बाकी सब नेगेटिव है। देखो 2+ वाले की, 3+ वाले की पहले 3 नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और बाकी लोग तो देते ही नहीं, ये नहीं देता और वो भी नहीं देते, नेगेटिव वोल्टेज देते ही नहीं वो, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। नंबर नहीं याद रखना, बस आपने नेगेटिव पॉजिटिव याद रखना है। ये बात समझ में आ गई। तो ये 2+ और 3+ के बाद जो अब स्टार्ट होता है वो जरा ध्यान से सुनना, इनके क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर एक बार में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो ये लोग ज्यादा बनाते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स, इसका आंसर है ये ज्यादातर डी ब्लॉक वाले ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो बोलते क्यों, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली फॉर्म ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स, ज्यादातर इनके ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स ही क्यों पाए जाते हैं। और 2 पार्ट है इसके, कि वाई दे मोस्टली फॉर्म ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स, सेकेंड विच आउट ऑफ द 2 आर सुपीरियर, ऑक्साइड और फ्लोराइड में से ज्यादा कौन, इन दोनों में से ज्यादा कौन, ये क्वेश्चन है। तो ये ज्यादातर ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, उनके स्मॉल साइज होते हैं, ये जाके उनके साथ आराम से ऑक्सीडाइज कर देते हैं उसको। दे हैव स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड ऑक्साइड्स और फ्लोराइड ये जल्दी से उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रैप हो जाते हैं। ये लोग ऑक्साइड्स और फ्लोराइड मेटल के साथ जाके डी ब्लॉक में फिट हो जाते हैं, डी ब्लॉक के ऑर्बिटल के साथ। और ये तो ये रीजन हो गया कि व्हाई दे फॉर्म्स ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। ये रहा कि इनका रीजन क्या है कि बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द डी ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला इसमें बात है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अच्छा कौन, ज्यादा कौन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन अच्छा, क्यों, बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। जो देखो ये देखो ऑक्साइड्स ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू फ्लोराइड्स। तो रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है और डबल भी बना लेता है, लेकिन फ्लोरीन खाली सिंगल ही बना पाता है, डबल नहीं बना पाता। तो ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स,
इसीलिए ऑक्सीजन सुपीरियर है, ऑक्साइड्स आर सुपीरियर देन फ्लोराइड्स। ऑक्साइड्स ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, फिर आगे ये है बेटा, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ ले फिर क्वेश्चन आंसर और डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्टिविटी, अगली प्रॉपर्टी है बेटा ये, मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्टिविटी ई नॉट वैल्यूज। ई नॉट वैल्यूज मैंने आपको बताया कि भैया जिसका नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और जिसका पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिएक्टिव, ये रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वाली बात याद रखना, फिर सारे क्वेश्चन आंसर एक साथ करेंगे। अब यहां से जो शुरू होती है वो है इंपॉर्टेंट, 5-6 प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली अगली है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं वो डायमैग्नेटिज्म भी शो करते हैं और पैरा भी शो करते हैं। डाया क्या होते हैं, जो मैग्नेट से रिपेल करते हैं, डाया क्या होते हैं, जो मैग्नेट से रिपेल करते हैं, और पैरा क्या होते हैं, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं। कौन डाया कौन पैरा कैसे पता चलता है? पेयर्ड जो होता है डाया, जिसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड वो डाया, डी ब्लॉक में सारे डबल 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 वो डाया, जिसमें सिंगल सिंगल एक दो भी इलेक्ट्रॉन पाए गए वो पैरा, जिनके डी ब्लॉक में अकेले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए गए वो पैरा। और ये निकाला कैसे जाता है मैंने आपको बताया था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट को स्पिन ओनली फॉर्मूला भी कहते हैं, इससे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है। इसकी एसआई यूनिट होती है बोर मैग्नेटन, बीएम। इसमें एन का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक मैं निकाल लेता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया क्रोमियम है, बोलते Cr2+ का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, तो आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तो जब 2 लूज करेगा तो s से 2 लूज कर देगा, तो d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो चारों अनपेयर्ड ही रहे, सिंगल सिंगल ही रहे, तो इसका n कितना आ गया? 4। इसमें डाल देना, म्यू निकल जाएगा। म्यू कितना हो गया? 4 × 4 + 2 6 चौक 24। 24 25 से कम होता है, 25 का रूट 5 होता है, तो 5 से थोड़ा सा कम होगा, तो इसका यूनिट हो गया बोर मैग्नेटन। तो म्यू इस तरह से निकालते हैं। जिसका म्यू 0 आता है इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक है, जिसका म्यू कुछ आता है इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरा, जिसमें एक भी नहीं है वो डाया। ये बात समझ में आ गई? तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ये देखो इन सब के आयंस कलर्ड होते हैं, कुछ कुछ छोड़ के। अब कैसे पता चला कलर्ड? कलर्ड क्यों होते हैं, फिर कलरलेस क्यों होते हैं पढ़ते हैं। ये कलर इसलिए बनाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव नेचर वाली प्रॉपर्टी शो करता है ना इलेक्ट्रॉन, तो वेव लाइक प्रॉपर्टी, वेव और पार्टिकल दोनों है ना इलेक्ट्रॉन के पास। तो जब ये एक्साइट होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन यानी विबग्योर में जिस कलर से मैच करेगी वही कलर दिखाई देता है। आप देख रहे हैं ये कोई पिंक है, कोई ग्रीन है, कोई वॉयलेट है, वॉयलेट ब्लू, सब ये कलर है इसमें, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी एक्साइटेड स्टेट में विबग्योर में से जिस रीजन से लाई करेगी, मैच करेगी, वही कलर दिखाई देता है। अब कोई कोई कलरलेस क्यों है? जैसे पहला ही कलरलेस है, अगर किसी के डी ब्लॉक में 0 हो या सारे के सारे भरे हुए हो वो कलरलेस होगा। जो Sc3+ होता है इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो, है ही नहीं इलेक्ट्रॉन उस पे। जब है ही नहीं तो 0, या तो हो ही ना, और या तो हो तो सारे भरे हुए हो, जैसे आपका जिंक वगैरह हो गया, ये सारे भरे हुए रहते हैं पूरे के पूरे। जब डी में सारे भरे होंगे तो इसमें डी ट्रांजिशन कहते हैं उसे, डी वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होगा तो कलर ही नहीं देगा। तो जनरली ऐसे ही होता है, 3-4 आयन दे देते हैं, बोलते बताओ कौन कलरलेस। तुम बस कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, जिसके डी में 0 आ गया ना या 10 आ गया वही बोल देना कलरलेस है। जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया ना वो कलर वाला होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें से ये कलरलेस है, दोनों 0 वाले हैं। एक लास्ट वाला कौन सा कलर, ये नहीं पूछते आपको, ये पूछते हैं कलर क्यों आता है, या तो कलर क्यों नहीं आता है। कलर क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी विबग्योर में से विजिबल में जो रीजन में लाई करेगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। और कलरलेस क्यों होता है? या तो डी में देखो 10 बने हुए हैं, 10 है, देख रहे हो 10 है या 0 है, कोई कलरलेस होगा, बाकी कोई कलरलेस नहीं होगा।
जिसके डी में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कलरलेस नहीं होगा। फिर अगला है फॉर्म, ध्यान सुनना, ये वाली सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। कलर क्यों है समझ में आ गया। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं जिसमें दो वैलेंसी होती है। एक तो मेटल डायरेक्ट बना रहा है, और जब ये पूरे मिल के भी किसी न किसी से बॉन्ड बना सकते हैं बाहर, वो जब लूज या गेन होता है तो यहाँ चार्ज आता है प्लस या माइनस, इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कि मेटल की जब दो वैलेंसी हो, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते क्यों है ये, तो ये तीन रीजन याद कर लेना। ड्यू टू हाई आयोनिक चार्ज, स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। आप ये तो याद ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। इनके साइज बहुत स्मॉल होते हैं, अलग अलग ट्रैप हो जाते हैं जाके, चार्जेस भी हाई होते हैं, इसकी वजह से अट्रैक्शन होती है, और इनके डी ऑर्बिटल में जगह होती है, इसलिए इतने सारे को अपने साथ देख रहे हो, 4 6 ये 4 4 इन सबको वो ट्रैप करके ले लेते हैं, है ना। तो स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, हाई आयोनिक चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक बात, वो बात भी याद रख लेना। ठीक है, कि ये तीन रीजन आप ज्यादातर इनमें लगा सकते हैं। अगला कैटालिटिक प्रॉपर्टी, व्हाई दे आर कैटलिस्ट। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ एलिमेंट और आयन which can increase the rate of the reaction. There are two things, catalyst and poison. एक होता है कैटलिस्ट, एक होता है पॉइजन। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, पॉइजन रिएक्शन की स्पीड को घटाता है। तो व्हाई दे आर कैटलिस्ट? बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट को, कैटलिस्ट क्या होते हैं, अपने सरफेस के अंदर रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कराते हैं अपने, जैसे आयरन है, आयरन रिएक्टेंट को अपने, आयरन अमोनिया के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, हैबर प्रोसेस होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनता है आयरन की प्रेजेंस में। आयरन क्या करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उनको कोलाइड करवाता है, उनकी एनर्जी को कम कर देता है कि जल्दी रिएक्ट करने शुरू कर जाए। जैसे वो रिएक्ट होने जाते हैं, आयरन अलग हो जाता है, अमोनिया अलग हो जाता है। तो कैटलिस्ट अपने आप को कोई चेंज नहीं करता, रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, एंड दे हैव अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल टू एब्जॉर्ब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो अपने अंदर, एब्जॉर्ब करके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं और उनको स्टार्ट कर देते हैं कोलाइड कराना। इसीलिए ये लोग कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, because they can decrease the activation energy of the reactant molecule and they have free surface area। D ब्लॉक में इनके पास जगह होती है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। दो कारण है ये। अगला, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया था अगली प्रॉपर्टी कि भैया इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब मेटल, जैसे ये एक मेटल है, ये मेटल का क्रिस्टल है, ये मेटल का क्रिस्टल है, ये सारे मेटल है, ये बीच में जो खाली जगह दिख रही है, ये इन्हें इंटरस्टिशियल कहते हैं। इंटरस्टिशियल का दूसरा मतलब है वॉइड, खाली जगह। तो छोटे छोटे जो एलिमेंट है, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये यहाँ आके फिट हो जाते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये इधर आके फिट हो जाते हैं। जब इधर ये फिट हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो ये जो नया कंपाउंड बनता है इसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो नया बना, ये पुराने से और अच्छा हो गया, क्योंकि स्पेस खत्म कर दिया इसने, और स्ट्रांग हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया पहले के मुकाबले, और कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये क्या अब किसी से रिएक्ट भी नहीं करेगा। ये केमिकल, ये पॉइंट्स हैं कि इंटरस्टिशियल बनने से फर्क क्या पड़ा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, हार्ड हो गया, मेटेलिक कंडक्टिविटी सेम रही, और केमिकल इनर्टनेस अब किसी से और रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि जगह ही नहीं है। ठीक है, तो व्हाई दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड द वॉइड्स प्रेजेंट इन देम, इसलिए वो इंटरस्टिशियल बना लेते हैं। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन, लास्ट प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन। Why? What are alloys? Alloys are homogeneous mixture of metals and some non-metals. Alloys बनने से मेटल की प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है। तो एलॉय बनाते कौन है? एलॉय वो बनाते हैं, वही लोग मिक्स होते हैं जिनके साइज में 15% या उससे कम का डिफरेंस हो। तो जितने ट्रांजिशन मेटल हैं, ज्यादातर सब में साइज जो होती है वो 15% के रेंज के अंदर रहती है। कोई 15% ज्यादा होगा, कोई 15% कम होगा, या 10% ज्यादा, 15 से ऊपर नहीं रहते। Because of their similar radii, they can homogeneously mix with each other and they can form alloy. इसलिए इंडस्ट्रीज में ज्यादा डी ब्लॉक वाले इस्तेमाल होते हैं, स्टील,
है ना, ब्रास ब्रॉन्ज इन सब की बर्तन सारी चीजें बनती हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साइज का डिफरेंस ऑलमोस्ट विद इन द रेंज ऑफ 15% रहता है, इसलिए ये एक दूसरे से अच्छे से मिक्स होके एलॉयज बनाते हैं। ये एलॉयज के एग्जांपल हैं जो आप याद रखिएगा, ये ब्रास ब्रॉन्ज कॉपर टिन ये सब चीजें याद रखिएगा। बात समझ में? फिर एक दिन हम डी ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी हम लोग नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। पॉज कर।